Hello friends, welcome to Sankalp IS Academy. Here this is me Sunil Rathod. Today we are going to discuss about soil of India. साथ ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके फर्दर टॉपिक रहेंगे। यदि हम लोग वेजिटेशन की बात करेंगे तो इसी टॉपिक से उसका इंटरलिंक रहेगा, लेकिन यह टॉपिक आपका जलवायु से संबंधित होता है। जलवायविक दशाएं ही आपका सोइल के स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन को या उसकी विशेषताओं को निर्धारित करता है। तो आज के सेशन में हम लोग मृदा क्या होती है, मृदा का गुण क्या है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी कि जैसे कि आप गठन, संरचना और कलर को लेकर बात करते हैं। फिर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे। सॉइल प्रोफाइल के बाद हम भारत में कौन कौन सी प्रमुख मृदाएं हैं, जैसे कि आईसीआर के द्वारा 8 प्रकार की मृदा बताई गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं हम लोग भारत में प्रमुख मृदाओं की चर्चा, और उसके बाद में जैसे टॉपिक आपका कंप्लीट होगा हम लोग उसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर सॉइल ऑफ इंडिया में सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह सॉइल होती क्या है। सॉइल जिसे आप लोग सामान्य तौर पर हिंदी में अगर बोले तो यही आपकी क्या होती है, इसे आप मृदा बोलते हैं, इसी को आप लोग मिट्टी बोल देते हैं। तो यह होती क्या है, अगर इसे सामान्य शब्दों में परिभाषित करें तो सोइल जो होती है यह सामान्यतः लूज लेयर ऑन अर्थ सरफेस। इस छोटे से एक वाक्यांश में ही इसकी परिभाषा समाहित है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर एक ढीली परत ही मिट्टी कहलाती है। यहां पर अगर लिखना चाहे हिंदी में कि पृथ्वी की सतह पर ढीली परत मृदा कहलाती है, एक सामान्य सी परिभाषा हो सकती है। अब ये जो पृथ्वी की सतह पर एक ढीली परत के तौर पर मैंने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस परत में ये जो ढीली परत, जिसे आप लोग क्या बोल रहे हैं, सोइल बोल रहे हैं, इस सोइल में कई सारे तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बनिक पदार्थ होंगे, इसमें वाटर होगा, ठीक है, साथ ही साथ में इसमें मिनरल होंगे, यानी कि इसमें खनिज होंगे, जो कि सामान्यतः फसल के लिए, जो सामान्यतः क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। तो सोइल सामान्य तौर पर अर्थ सरफेस पर एक लूज लेयर के तौर पर होती है, एक ढीली परत होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, जल, खनिज तत्व की विद्यमानता होती है, जो क्रॉप के लिए एक प्रकार के पोषक तत्वों का काम करती है। आई होप ये परिभाषा आपको क्लियर हुई। अब अगला ही प्रश्न आपके मन में ये उठना चाहिए कि ये जो सोइल होती है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सोइल जो है आपका, ये सोइल आखिर बनी कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ, तो मैं कहूंगा कि एक ऐसी रॉक्स है आपके पास में, ये क्या है, ये रॉक्स है, और ये रॉक्स कैसी है, कंसोलिडेट। कैसी आपकी, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट यानी कि संगठित चट्टान है। जब इस रॉक्स में जो कंसोलिडेट है, इसमें किसी भी प्रकार से या तो इरोजन हो जाए या डिकम्पोजिशन हो जाए,
यानी कि अपर्दन और वियोजन या विघटन, जिससे कि यह कंसोलिडेट रॉक्स किसमें परिवर्तित हो जाए, आपका अनकंसोलिडेट रॉक्स में। यह आपका अनकंसोलिडेट सेडिमेंट में चेंज हो जाए, इसी को सोइल बोला जाता है। तो आप लोग ने क्या समझा कि जो आपकी कंसोलिडेट यानी कि संगठित चट्टान है, अपर्दन या विघटन के दौरान जब अपना स्वरूप चेंज कर लेती है, छोटे छोटे अवसाद में परिवर्तित हो जाती है, जिसे आप लोग असंगठित चट्टान बोल रहे हैं। तो जब संगठित चट्टान असंगठित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, तो सॉइल का निर्माण होता है। इतना क्लियर है? आई होप कि यहां तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बारी आती है सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक या फिर सॉइल की प्रॉपर्टी। सॉइल की प्रॉपर्टीज, इसके कुछ गुण होते हैं या कुछ गुणधर्म होते हैं। अगर गुणधर्म यहां पर बात करें, सबसे पहला गुणधर्म आपको मिलेगा जिसका नाम होगा टेक्सचर, जिसे कहा जाएगा गठन। दूसरा इसका होगा जिसे कहा जाएगा स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाएगा संरचना। और एक और इसकी विशेषता होगी जिसे हम कहेंगे कलर। अब यहां पर तीनों शब्दों में मूल अंतर क्या है, या कैसे आप लोग इसे परिभाषित करेंगे कि टेक्सचर क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो टेक्सचर होता है, यह साइज ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो सॉइल होता है आपका, मृदा के कणों का आकार कैसा है, कणों का आकार कैसा है, उसके बारे में अगर बतलाता है तो उसी को आप लोग बोलते हैं टेक्सचर। यानी कि टेक्सचर इज ए साइज ऑफ पार्टिकल। मैंने कहा जैसे कि आपके सबसे नीचे जाएंगे तो बड़ी बड़ी चट्टान मिलेगी, इसके बाद में छोटी चट्टान छोटे कण मिलेंगे, उसके बाद और छोटे होते जाएंगे और यह साइज छोटी होती जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, आपका टेक्सचर है। लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अरेंजमेंट, या फिर डायरेक्ट लिखिएगा कणों का व्यवस्था क्रम। कणों के व्यवस्था क्रम यानी कि अरेंजमेंट सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। ये कणों का व्यवस्था क्रम का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि बड़े कण आधार में होंगे, उससे छोटे पार्टिकल, यानी कि अगर आप लोग बॉटम टू टॉप अगर चलेंगे तो यहां पर आपको साइज ऑफ पार्टिकल का आकार छोटा मिलेगा, यानी कि सबसे पहले आपको बड़े कण मिलेंगे, उसके बाद में आपको छोटे कण मिलेंगे। तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसी को स्ट्रक्चर के अंतर्गत समझा जाता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर मैंने आपको टेक्सचर और स्ट्रक्चर के बारे में बताया बहुत शॉर्ट में, कि साइज ऑफ पार्टिकल्स ये बतलाता है टेक्सचर, और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ये बतलाता है स्ट्रक्चर। कलर की अगर बात की जाए तो कौन सा मेटल किस मृदा में, या कौन सा एलिमेंट यानी कि तत्व, कौन सा तत्व किस मृदा में पाया जाता है, वह उसके कलर को क्या कर देता है, डिफाइन कर देता है। सपोज दैट मैंने कहा टेटनी फेरस मैग्नेसाइट एक मृदा में पाया जाता है,
या एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, और यह कंपाउंड जिस मृदा में पाया जाएगा उसके कलर को ब्लैक कर देता है। तो यह विशेषता है काली मृदा की। तो काली मृदा में रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का कंपाउंड पाया जाता है जिसे आप बोलते हैं टेटनी फेरोमैग्नेसाइट। तो मैंने कह दिया कि यह काली मृदा की विशेषता, रंग उसने बतला दिया। फिर मैं कहूंगा कि यदि आयरन का ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीडाइजेशन होता है तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, और यह फेरिक ऑक्साइड का कलर लाल रंग का होता है, इसलिए जिस मृदा में यह पाया जाएगा उसके कलर को लाल कर देगा। समझ पा रहे? और यदि इसका डिहाइड्रेशन हो जाए, जल योजन हो जाए, आपका सॉरी जल योजन हो जाए, हाइड्रेशन हो जाए, तो इसका रंग पीला हो जाता है, जिसे आप लोग फेरस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मोटा मोटा आप समझ पा रहे हैं, कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड मिलकर ही किसी मृदा के रंग को डिफाइन करता है। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखिएगा, अब हम यहां पर बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल का। किसकी बात करेंगे? सॉइल प्रोफाइल। इसी को कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका। अब ये मृदा परिच्छेदिका क्या होती है सर? मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा पता होना चाहिए कि इसे कैसे डिफाइन किया जाए। इसकी परिभाषा क्या हो? तो इसे हम कहेंगे पृथ्वी के आधार तल से पृथ्वी की सतह तक विस्तृत विभिन्न संस्तरों का ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर काट को सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है, या मृदा परिच्छेदिका बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो पृथ्वी के आधार तल से पृथ्वी की सतह तक विस्तारित विभिन्न संस्तरों का ऊर्ध्वाधर काट को ही सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ये परिभाषा ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा। ऐसे देखिए, ये पृथ्वी का सरफेस है, और ये पृथ्वी पे आधारभूत यहां पर कई बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और यहां पर ऐसे कई सारे लेयर्स पाए जा रहे हैं। सामान्य तौर पर ऐसे देख लीजिए, तो पृथ्वी के आधार तल से पृथ्वी की सतह तक जो ये विभिन्न लेयर्स पाई जा रही है, ये विभिन्न लेयर्स जो पाई जा रही है, इसका वर्टिकल वर्टिकल काट, इसे बोला जाता है ऊर्ध्वाधर काट को ही क्या कहा जाएगा? सॉइल प्रोफाइल। इतना क्लियर है? ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब यहां पर देखिएगा, इसमें कई सारे लेयर्स हैं। यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा जो लेयर मिलेगा, उसमें बड़े बड़े क्या है? बड़े बड़ी चट्टान है। इसे बोला जाता है आधारभूत चट्टान, यानी कि इसे बोला जाता है बेसरोक। इसी का एक और नाम मिलेगा पैतृक चट्टान, पेरेंटल रॉक। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? पेरेंटल रॉक। इसके बाद अगला लेयर आता है जिसे बोला जाता है सी लेयर। क्या बोला जाएगा? इसके बाद अगला लेयर जो होता है जिसे बोला जाएगा
बी लेयर, और इसके बाद आता है आपका ए लेयर, और सबसे ऊपर होता है आपका ओ लेयर। तो 5 विभिन्न परतों में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 विभिन्न स्तरों में आपकी सॉइल प्रोफाइल होती है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बॉटम टू टॉप होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नीचे से ऊपर मृदा के निर्माण की प्रोसेस शुरू होती है। यही जो आपकी कंसोलिडेट रॉक्स है, यह आपका अनकंसोलिडेट होती है ड्यू टू इरोजन एंड डीकंपोजिशन। तो उसकी वजह से जैसे ये असंगठित होती जाती हैं, यह मृदा के कुछ सेडिमेंट में कन्वर्ट होती जाती है, जो बिल्कुल बारीक कण होते हैं। तो बॉटम टू टॉप इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आपकी बेस रॉक आती है, जिसे आप लोग पैतृक चट्टान बोलते हैं। यहां पर विशाल चट्टानी संरचना है, ये सभी आपके क्या है, ये सब आपके रॉक्स हैं। अब यहां पर आपको और क्या प्रश्न बन सकता है, उसे ध्यान दीजिए। जो आपकी ए लेयर होती है, इस ए लेयर से पोषक तत्व आपका बी लेयर में ट्रांसफर होते हैं। तो ए लेयर से बी में आ रहा, तो ए लेयर को कहा जाएगा अपवहन संस्था। ठीक है, यहां से आपके सेडिमेंट इसमें आ रहे हैं, और जहां आकर जमा हो जाते हैं, इसे बोला जाता है निक्षेपित संस्तर। क्या बोला जाता है, निक्षेपित संस्तर। सी लेयर की विशेषता और ए लेयर की विशेषता बी में मिलती है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशन लेयर। इतना क्लियर है। ए लेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। यहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमस होगा, उससे कम ह्यूमस यहां पर मिलेगा। ठीक है, या फिर यहां पर आप ह्यूमस को हटा दीजिए, पहले लेयर में ह्यूमस नहीं मिलेगा, वो सीधा ए लेयर में पहुंच जाता है। खासतौर पर ए लेयर के भी दो पार्ट होते हैं, ए ओ लेयर होता है और ए वन लेयर होता है। लेकिन सॉइल प्रोफाइल में आपको बस ये ध्यान रखना है, अपवहन संस्तर ए को बोला जाता है, जहां से पोषक तत्व तो आपके बी में पहुंच जाते हैं। यह वर्षा जल जब अंदर आता है उसके माध्यम से। और फिर आप देखेंगे ये बी लेयर को ट्रांजिशन लेयर कहा जाएगा। साथ में यहां पर अपवहन के माध्यम से आपके कुछ पोषक तत्व न्यूट्रिएंट यहां पर जमा हो जाते हैं, उसको निक्षेपित संस्तर कहा जाता है, डिपॉजिट लेयर कहा जाता है। और सी लेयर आपका बेस रॉक के जस्ट ऊपर है, या सेकंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, उसे आप लोग सी लेयर बोल देते हैं। काफी संक्षिप्त तौर पर मैं आपको बतला रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन सॉइल प्रोफाइल के निर्माण का क्रम क्या होगा, बॉटम टू टॉप होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलेंगे सीधा, जहां से आपके प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो है आपके भारत की विभिन्न मृदाएं। डिफरेंस टाइप ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया। एक संस्था का नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम है ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारत का कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारत का कृषि अनुसंधान परिषद को ही क्या कहा जाता है, ICAR। इस ICAR संस्था के द्वारा भारत में 8 प्रकार की मृदा बताई गई है। कितने प्रकार की,
8 प्रकार की मृदा बता गई। वो 8 मृदा कौन कौन सी जरा देखिएगा एक बार। सबसे पहले अगर बात करें तो उसे कहा जाएगा जलोढ़ मृदा, एलुवियल सोइल। दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको लेटेराइट मृदा। तीसरे नंबर पर मिलेगी आपको काली मृदा। चौथे नंबर पर मिलेगी आपको लाल पीली मृदा। पांचवें नंबर पर मिलेगी आपको मरुस्थलीय मृदा। छह नंबर पर मिलेगी आपको पर्वतीय मृदा। सात नंबर पर मिलेगी आपको पीट मृदा। और 8 नंबर पर मिलेगी आपको सेलाइन एंड एल्कलाइन। यानी कि आपका इसे बोल सकते हैं अम्लीय और क्षारीय मृदा। क्लियर हुआ? तो भारत में जो 8 प्रकार की मृदा के बारे में बतलाया है आईसीआर के द्वारा, वो 8 प्रकार की मृदा आपके सामने है। जैसे कि आपका यहां पर हो जाएगा सबसे पहले आपका जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, लेटेराइट मृदा, ब्लैक सॉइल, लाल पीली मृदा, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, पीट सॉइल, सेलाइन, एल्कलाइन सॉइल। एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे किसे क्या कहा जाता है। एक बार शॉर्ट में भी आपको यहां पर कुछ बात बता देता हूं किसी के बारे में। जैसे कि जलोढ़ मृदा का एक नाम मिलेगा आपको कछारी मृदा। इसे क्या कहा जाता है? कछारी मृदा भी कहा जाता है। उसके बाद काली मृदा की बात करें तो इस काली मृदा को बोला जाता है रेंगूर मृदा। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका सेलाइन एल्कलाइन है इसे बोला जाता है रेह, कल्लर या ऊसर मृदा। रेह, कल्लर, ऊसर किसका नाम हो जाएगा? सेलाइन। और एल्कलाइन का डिटेल में बताऊंगा क्यों ऐसा बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, ये जो आपकी जलोढ़ मृदा है, मैं कुछ मृदा के यहां पर नाम लिखता हूं। जैसे कि जैसे मैंने कहा आपका जलोढ़, काली मृदा, फिर आपकी हो जाएगी लाल पीली मृदा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा यहां पर मरुस्थलीय मृदा। इन पांचों मृदा में खास तौर पर आपकी अगर बात करें तो नाइट्रोजन, प्लस फास्फोरस की कमी होती है या अभाव होता है। ये पॉइंट नोट कर लें। क्लियर हुआ? इन तीनों मृदा में इन दोनों चीजों की, इन चारों पांचों मृदा में इन दोनों चीजों का अभाव होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर जलोढ़ मृदा के बारे में। एक एक करके सारी मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो यह बनता है कि जलोढ़ मृदा का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है इसका। तो मैं कहूंगा कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट लाए गए उसके डिपोजिशन से आपका फॉर्मेशन होता है जलोढ़ मृदा का। यह तो क्लियर हो गया।
इसका एक्सटेंशन कहां तक है? तो ये मिलेगा आपको दो जगह पर। एक मिलेगा आपको उत्तर का विशाल मैदान, और दूसरा मिलेगा आपको डेल्टाई क्षेत्र। अब उत्तर के विशाल मैदान को आपको पता होगा चार वर्ग में है, जैसे कि आपका राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। फिर गंगा के मैदान में आप लोगों को मिलेगा पूर्वी यूपी का मैदान और बिहार का मैदान, जिसमें सारण का मैदान, मिथिला का मैदान, अवध का मैदान, सॉरी मगध का मैदान, यूपी में आपको अवध का मैदान, रुवेलखंड का मैदान मिलेगा। ये सभी में आपको उत्तर का विशाल मैदान इंक्लूड होते हैं, तो वहां पर इसका विस्तार है। फिर डेल्टाई क्षेत्र यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। तो नदियां और इसी डेल्टाई क्षेत्र में आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? आपको पता होगा जब हम लोग नॉर्थ ग्रेट प्लेन पढ़ रहे थे, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे, नॉर्थ ग्रेट प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे, उत्तर का विशाल मैदान इसे कहा जा रहा है। तो यहां पर आपको कई संरचना मिलती, जैसे कि आपका भाबर, फिर आपको तराई मिला था, फिर आपको बांगर मिला था, फिर आपको खादर मिला था, और फिर आपको डेल्टा मिला था। तो ये बांगर जो होती है इसे बोला जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा। जबकि खादर को बोला जाता है नवीन जलोढ़ मृदा। बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर को नवीन जलोढ़ मृदा, जो कि मैंने आपको उत्तर का विशाल मैदान जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बतलाया होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा आगे, ये तो हो गया आपका बांगर को पुरानी और खादर को नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट्स है जलोढ़ मृदा के संदर्भ में, वो देख लेते हैं। इस जलोढ़ मृदा को नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्माण हुआ है। इसीलिए ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इस आधार पर इसको अपवहित मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोइंग सॉइल कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। इसके बाद इसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इसमें आपको चूना मिलेगा। चूना के बाद इसमें आपको पोटाश मिलेगा। ठीक है, पोटाश के बाद आपको इसमें, जैसे अगर बात करें तो आपको ये मेनली तो दो तत्व हो गए आपका, चूना और पोटाश, तो इसमें कंफर्मली मिलेगा ही सही, ये आपको ध्यान रखना है। अभाव किसका होता है? तो इसमें नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, और साथ में आप लोग इसमें ये दो मेन तत्व बता सकते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है। कौन सी क्रॉप इसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है? तो यहां पर जलोढ़ मृदा में आप देखेंगे तो धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये बता दिया मैंने, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसी जलोढ़ मृदा के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, यही आपको ध्यान रखना है। जो भी मृदा है, फॉर्मेशन कैसे हुआ, कहाँ पाई जाती है, कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है, कौन सी फसल इसमें उगाई जाती है, इतना ही करना है। उसके बाद अगली मृदा की हम बारे में बात करें, अगली मृदा आपकी कौन सी हो जाती है? अगली मृदा की यहां पर बात करेंगे तो वो होगा आपका लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा
इसे ईट मृदा भी कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो मैं कहूंगा यहां पर इसका फॉर्मेशन लीचिंग प्रोसेस से हुआ है। लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, जिसे हम कहेंगे निक्षालन प्रक्रम से हुआ है। तो निक्षालन प्रक्रम से फॉर्मेशन हुआ आपका लेटेराइट का। सर क्या होता है लीचिंग, ये तो जानना है। तो लीचिंग क्या होता है, ये परिभाषा पहले यही पर लिख देता हूं मैं। लीचिंग क्या होता है? पोषक तत्वों का जल के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाना, उसी को लीचिंग कहा जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर आपका कैल्शियम है, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम है, यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम है, यहाँ पर आपका आयरन है। तो होता क्या है दरअसल कि ये जो आपका एल्यूमिनियम आयरन है, ये नीचे नहीं जाते। बाकी सोडियम नीचे जाएगा, कैल्शियम जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा। इसी को बोला जाता है निक्षालन। ये दोनों क्यों नहीं गए अंदर? क्योंकि कणों का आकार बड़ा है, इस वजह से इसका निक्षालन नहीं होता है। यही कारण है कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये अंदर चले जाते हैं, इसलिए लेटेराइट मृदा क्षारीय मृदा नहीं होती। क्योंकि क्षारीय तत्व निक्षालित हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ये लेटेराइट जो मृदा है, इसका तो ये तो बता दिया मैंने कि लीचिंग प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ये पाई कहां जाती है, कहां पर आप लोगों को या लेटेराइट मृदा देखने को मिलेगी? तो जहां पर भी वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक हो, साथ में सर्वाधिक तापमान, वहीं पर इसका विकास होता है। तो क्षारीय लेटेराइट मृदा का विकास कहां होगा? जहां पर वर्षा की मात्रा 250 से अधिक और सर्वाधिक तापमान हो। ऐसा स्थान भारत में कहां है, यही तो प्रश्न होगा। ऐसा स्थान भारत में कहां है? ये वाली कंडीशन भारत में कहां मिलती है? तो देखिएगा, केरल के मालाबार तट पर, मेघालय, ओडिशा, ठीक है। साथ ही साथ में और क्या बता सकते हैं यहां पर? यही है मेनली। एक आपका एमपी का बालाघाट, यहां पर आप लोगों को लेटेराइट मृदा देखने को मिल जाएगी। तो ये एरिया भी हो गया, यानी कि एक्सटेंशन कहां है इसका, वो मैंने बता दिया। अब इस लेटेराइट मृदा में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो पोषक तत्व होंगे वो होंगे आपके एल्यूमिनियम और आयरन। अभाव किसका होगा? इसमें सोडियम नहीं पाया जाएगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, साथ में इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा, इसमें फास्फोरस नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें नहीं पाए जाएंगे। किस प्रकार की फसल के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक होता है?
तो बताइएगा। लेटेराइट मृदा जो है आपका, ये लेटेराइट मृदा खास तौर पर अगर बात करें तो मसाला फसल के लिए। ये काफी बातें हो जाती है आपकी लेटेराइट मृदा के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे, ये दूसरी मृदा थी आपकी लेटेराइट। अगली मृदा की बारी आएगी आपकी, जिसे हम कहेंगे ब्लैक सॉइल। ठीक है। अब ये ब्लैक सॉइल क्या होगी, सबसे पहले हम समझेंगे इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण होगा साथियों इसका वॉल्केनिक इरप्शन से। वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार। तो ज्वालामुखी उद्गार से ही ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है, पर कैसे, देखिएगा जरा। वॉल्केनिक इरप्शन से लावा बाहर आता है। लावा कहां पर आता है आपका, अर्थ सरफेस पर। ये लावा कूल होता है, कूलिंग होने के बाद यह रॉक में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, रॉक में। इस रॉक का नाम होता है आपका बेसाल्ट रॉक। इसी बेसाल्ट चट्टान का जब इरोजन या डिकम्पोजिशन, तो ये आपके अनकंसोलिडेट रॉक में परिवर्तित हो जाती है। इसी को आप बोलते हैं सॉइल, और वो कौन सी, ब्लैक सॉइल। तो इसका फॉर्मेशन जब लावा कूलिंग प्रोसेस से ठंडा हो जाता है, रॉक में परिवर्तित हो जाता है, यही बेसाल्ट रॉक आपका कंपोजिशन, डिस्कम्पोजिशन या एरोजन के माध्यम से अनकंसोलिडेट रॉक में परिवर्तित हो जाती है, जिसे आप बोलते हैं असंगठित चट्टान। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। इस ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है, ब्लैक कलर क्यों होता है। तो इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम हो जाएगा टेक्नीफेरस मैग्नेसाइट, या इसी को टेटनी फेरो मैग्नेसाइट भी बोला जाता है। कभी कभार इतनी बड़ी बात ना बोलकर सीधा भी बोल दिया जाता है कि इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन यानी कि लोहा। इस वजह से इसका रंग काला होता है, ये बताया जाता है। इस ब्लैक सॉइल को रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें, ये जो ब्लैक सॉइल है आपका, इस ब्लैक सॉइल को सेल्फ कल्टीवेशन मृदा भी कहा जाता है। सेल्फ कल्टीवेटिंग सॉइल यानी कि स्वतः जुताई की मृदा। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब यह गीली हो जाती है तो चिपचिपी हो जाती है, और जब सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, और इन्हीं दरार से इसमें ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल्फ कल्टीवेशन की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ। या ब्लैक सोइल आपको कहां पर मिलेगी, ब्लैक सोइल आपको कहां पर पाई जाती है, ब्लैक सोइल
तो ब्लैक सोइल का अगर आपसे पूछे कि कहां पाई जाती है, तो यहां पर देखिएगा, ये ब्लैक सोइल आपकी सामान्यतः दक्कन के पठार में पाई जाएगी। दक्कन का पठार आप देखेंगे तो यहां पर आपका ये महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है, फिर आपका तेलंगाना, कर्नाटक, कुछ मात्रा में आपका गुजरात भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इस ब्लैक सॉइल को कपासी मृदा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब इसमें हम लोग बात करें कि पोषक तत्व, तो इसमें आयरन पाया जाएगा, मैग्नीज पाया जाएगा, ये काफी है। अभाव किसका होगा? तो वही आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये है आपका ब्लैक सोइल के बारे में। क्लियर हुआ? ब्लैक सोइल हो गया, लेटेराइट हो गया, और साथ में जलोढ़ भी हो गया। अब बारी आती है आपकी किसकी? बारी आती है अब लाल पीली मृदा की। लाल पीली मृदा में सामान्यतः आयरन पाया जाता है, लेकिन समस्या इसके साथ यह है कि इसका हो जाता है या तो ऑक्सीडेशन या इसका जल योजन हो जाता है, या फिर ऑक्सीकरण। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड में, और ये कन्वर्ट हो जाता है फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का रंग लाल होता है और फेरस ऑक्साइड का रंग पीला होता है, और इसी वजह से इसका फॉर्मेशन भी हुआ है, तो इसी को लाल पीली मृदा कह दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ? यहां पर किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? तो फेरिक ऑक्साइड और जो आपका फेरस ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला आपको पता है तो मुझे बताइएगा क्या एक फॉर्मूला होता है। अगर फेरिक ऑक्साइड की बात करें तो Fe2O3 होता है, और यदि आप लोग फेरस ऑक्साइड की बात करेंगे तो फेरस ऑक्साइड में आपका क्या हो जाएगा? FeO, ओनली FeO होता है। फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का होगा, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा, ये आप याद रखिएगा। आयरन के साथ में इनकी रिएक्शन होती है तो ये पीला रंग या इस प्रकार का रंग आपको देखने को मिलेगा। अब ये लाल पीली मिट्टी सामान्यतः कहां पाई जाती है? तो आपको यह लाल पीली मिट्टी दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में आपको बघेलखंड में मिलेगी। दक्षिण भारत में मिलेगी, ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएगा लाल पीली मिट्टी। और इस लाल पीली मिट्टी में सामान्यतः जैसे कि आप कोदो कुटकी फसल होगी, बाजरा, रागी आदि फसल होगी यहां पर, यानी कि जो मिलेट्स होंगे इसकी यहां पर पैदावार होगी। इसमें अगर देखें किसका अभाव होता है, तो वही आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस। और कौन सा तत्व इसमें पाया जाता है? तो आयरन मिलेगा, ठीक है। ये आप बता सकते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद अगली मृदा आपकी आती है, जिसे आप कहेंगे कौन सी मृदा होगी? चौथी मृदा हो गई आपकी। उसके बाद बारी आती है आपकी
अब यहां पर पांचवी मृदा के बारे में, छठी मृदा के बारे में एक साथ देखते हैं। एक होगी आपकी मरुस्थलीय मृदा, और एक हम देखेंगे छठे नंबर पर पर्वतीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो होती है, यहां पर वाष्पीकरण वाष्पीकरण की दर अधिक होने से केशिकीय प्रक्रिया होती है, और केशिकीय प्रक्रिया से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, और ये पोषक तत्व कौन से है? क्षारीय पोषक तत्व। इसलिए ये जो मरुस्थलीय मृदा है, ये क्षारीय मृदा होती है। क्षारीय मृदा अनउपजाऊ होती है, लेकिन इसे उपजाऊ बनाने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है, क्योंकि जिप्सम रिप्लेस कर देता है सोडियम को, और कैल्शियम वहां पर मिल जाता है। क्लियर हुआ? यानी कि क्षारीय मृदा है, यानी कि इसमें सोडियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जिप्सम मिला देते हैं तो जिप्सम में कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर देता है, जिससे कि मृदा स्वस्थ हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ये मरुस्थलीय मृदा है, मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। इसमें मोटे अनाज की फसल होती है, जैसे कि मक्का भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बतला दिया, क्षारीय मृदा है, सोडियम तत्व प्रमुख तौर पर पाया जाएगा, और यह कम उपजाऊ मृदा मानी जाती है, जो कि मरुस्थलीय मृदा है। कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस भी यहां पर होता है, लेकिन मैंने केशिकीय प्रक्रिया बता दिया है। केशिकीय प्रक्रिया में नीचे से पोषक तत्व ऊपर की ओर आते हैं, उसी को केशिकीय प्रक्रिया कहा जाता है। पर्वतीय मृदा खास तौर पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में आपकी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। साथ ही साथ में यह काफी पतली होती है। ठीक है, यह अपर्दित मृदा होती है। साथ ही साथ में इसमें जो फसल होती है वो सेब, ठीक है, अनानास, नाशपाती आदि की फसल होती है। ये पर्वतीय मृदा है। इसमें भी आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस का अभाव होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो ये पर्वतीय मृदा की कुछ विशेषताएं, सामान्यतः आपका J&K में ये पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। केसर के उत्पादन भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद दो प्रमुख सॉइल और बस्ती आपकी, जैसे कि एक मृदा हो जाएगी आपकी 7वें नंबर पर पीट सॉइल, यानी कि पीट मृदा। इसमें एक बात ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया जाता है यहां से, और हर बार ये पूछा जाता है अगर सॉइल से पूछा जाए तो, कि जो मॉइस्चर होगा, यानी कि नमी युक्त जो मृदा होती है, उसी को पीट मृदा कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो सुंदरवन डेल्टा है, कच्छ का रण है, यहां पर सामान्यतः आपकी पीट मृदा पाई जाती है। सुंदरवन डेल्टा में, कच्छ के रण में पीट मृदा देखने को मिलेगी। इतना क्लियर हुआ?
अब ये जो पीठ मृदा होती है, सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो ये पीठ मृदा राज्यों में विस्तारित वाला भाग देखें तो आपका पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जैसे कि अगर राज्यों की बात करें कौन से स्टेट में अगर पाई जाएगी तो आपका ओडिशा हो जाएगा, आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, आपका केरल हो जाएगा, केरलम जिसके कहा जाता है। अब तो इतने राज्यों में इसका क्या होता है, विस्तार पाया जाता है। साथ ही साथ में जहां पर भारी वर्षा होती है, उच्च आर्द्रता होती है, वहां पर भी आप लोगों को यह काफी मात्रा में देखने को मिलेगी। ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा पाया जाता है। ह्यूमस ज्यादा पाए जाने की वजह से इसे जैविक मृदा का दर्जा भी दिया जाता है। क्लियर है? इसमें ह्यूमस लगभग 45 टू 50% तक पाया जाता है। पीट मृदा में काफी अच्छी उपजाऊ मृदा मानी जाती है। ये ध्यान रखना है। और इसमें अगर आप लोग फसल की बात करें कि कौन सी फसल इसमें सबसे ज्यादा पैदावार होती है, तो यहां पर आप लोग पीट मृदा में सामान्य तौर पर अगर बात करें तो आप यहां पर बता सकते हैं कि इसमें जो आपका डेल्टाई क्षेत्रों में जिस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है उसके लिए, जैसे कि मसाला भी हो सकता है, फिर आपका पेट मृदा जैसे कि कच्छ के रण में है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग की खास तौर पर जैसे कि जो दलदली क्षेत्रों में जो फसल होती है उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये तो हो गया आपका पेट मृदा का। इसी के बाद अगर देखें तो आखिरी मृदा आपकी होती है जिसे हम कहेंगे सैलाइन और एल्कलाइन मृदा। यानी किसे कहा जाता है अम्लीय, यानी कि पीएच वैल्यू जो होगी लेस देन 7 होगी। और जो अल्कलाइन यानी कि क्षारीय मृदा, तो क्षारीय मृदा में जो अम्लता होगी वो मोर देन, या तो लेस देन 7 हो गई या मोर देन 7 हो गई। सॉरी, यहां पर अधिकतम आपकी 7 ऐसे लिखिएगा, या मोर देन 7। और 7 जो होता है वो उदासीन प्रवृत्ति का होता है। अब अम्लीय मृदा और एक क्षारीय मृदा, एक बात ध्यान रखना, इस सैलाइन मृदा का नाम एक और मिलेगा आपको जिसे कहा जाएगा रेह, कल्लर या ऊसर। ये रेह कल्लर जो सफेद चूना पत्थर होता है, सफेद चूना युक्त होता है, वेपराइजेशन हो जाता है तो सफेद चूना पत्थर यानी कि ये साल्ट जो दिखेगा आपको, ये सफेद चूने के फॉर्म में आपको नजर आएगा। तो इसी को रेह या कलर या फिर ऊसर कहा जाता है। इतना क्लियर है? तो रेह कलर के नाम से आपको यह मृदा जो दिखेगी तो इसके बारे में यह जानकारी आपको होना चाहिए। अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि रेह क्या है तो आप क्या कहेंगे? रेह एक प्रकार की मृदा है जो घुलनशील लवण इसमें पाए जाते हैं। वेपराइजेशन प्रोसेस के माध्यम से, क्या कहा मैंने, वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण से यहां से जल का तो उत्सर्जन हो जाता है, लवण वहां रह जाते हैं, जो सफेद चूना पत्थर होता है उसी को रेह कहा जाता है। यह राजस्थान में खास तौर पर देखने को मिलेगा। तो जो सैलाइन एल्कलाइन का रूप होता है रेह के फॉर्म में, वो मिलेगा आपको राजस्थान में। फिर एक आपका कलर होगा, एक ऊसर होगा, ये भी आपको उसी रूप में देखने को मिलेगा। तो सामान्यतः यहां पर जो सैलाइन और एल्कलाइन मृदा है ये आपका घुलनशील लवण और सोडियम से युक्त होती है। क्या? ये आपका घुलनशील लवण प्लस सोडियम से युक्त होती है। इसका कोई विशेष स्थान नहीं बताया मैंने, क्योंकि यह जो भी रूप धारण करेगी उसमें हम लोग उसको देख रहे हैं। अब एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट यह है, अगर मृदा क्षारीय होगी तब भी सही नहीं है, अम्लीय होगी तब भी सही नहीं। इन दोनों मृदाओं को
अस्वस्थ मृदा कहा जाता है। अब यदि इन्हें स्वस्थ बनाना है, क्या कहा मैंने, अगर इसे स्वस्थ बनाना है, मैंने कहा कि यदि अम्लीय मृदा को क्या करना है, स्वस्थ बनाना है, तो इसमें चूना मिलाया जाएगा। और यदि क्षारीय मृदा को स्वस्थ करना है तो इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ये ध्यान रखें। चूना आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट और ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट डॉट 2s2o। ये फॉर्मूला नहीं भी लिखे तो आप लोग कैल्शियम सल्फेट याद रखिएगा, जल योजित होता है जिप्सम और एक चूना पत्थर का ध्यान रखना है। तो इसे स्वस्थ बनाने के लिए चूना और क्षारीय मृदा को स्वस्थ बनाने के लिए जिप्सम। यानी कि जिप्सम मिलाने से क्या होता है, सोडियम को रिप्लेस करता है। किसको? सोडियम को रिप्लेस करता है। कौन करता है? ये कैल्शियम। कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस करता है, मृदा स्वस्थ हो जाती है। अम्लीय मृदा की एक और बात ध्यान रखिएगा, जहां पर इरिगेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो वहां पर अम्लीयता और बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेपराइजेशन होता है, जिससे कि वेपराइजेशन होगा तो पानी तो उड़ जाएगा और जब जल के साथ में लवण होते हैं वो लवण उसमें बने रह जाएंगे। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, जो सैलाइन और एल्कलाइन मृदा होती है यह इतनी उपजाऊ नहीं होती है, अधिक लवणता और अधिक क्षारीय वाली मृदा सही नहीं होती है। इसलिए इसी की वजह से बंजर भूमि का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसको ठीक करने की मुहिम चलाई जाती है चूना पत्थर और जिप्सम का प्रयोग करके। आई होप कि सारी मृदा आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम सीधा चलेंगे, 5 मिनट में लगभग हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि टॉपिक को हमने पढ़ा है इससे संबंधित आपके एमसीक्यूज है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपका स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहले आपकी यह सॉइल की परिभाषा को लेकर है। मृदा की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो मैंने आपको कहा था कि पृथ्वी के ऊपर एक लचीली परत या ढीली परत पाई जाती है, जिसमें आपके कार्बनिक तत्व पाए जाएंगे, खनिज पाया जाएगा, जल पाया जाएगा, साथ ही साथ में जैविक पदार्थ, वायु, ये सभी इसमें मौजूद होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, वो देखिएगा कि मृदा गठन मुख्यतः किस पर आधारित होता है। अब टेक्सचर की बात की जा रही है तो मैंने कहा था साइज ऑफ पार्टिकल, यानी कि मृदा के जो कण होंगे वह किस अनुपात में है, यानी कि उसकी साइज क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स को ही हम लोग मृदा का गठन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन मृदा संरचना सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में सही है? विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब सॉइल स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप देखिएगा, यह केवल मृदा के रंग को दर्शाती है, बिल्कुल नहीं। इट इंडिकेट ओनली पार्टिकल साइज, बिल्कुल नहीं, ये तो टेक्सचर वाली बात हो गई। इट रेफर टू अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू एग्रीगेट्स, यानी कि यह एक प्रकार का व्यवस्था क्रम होता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलोढ़ मृदा का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसमें आप देखिएगा जलोढ़ मृदा का निर्माण आपका किससे होता है? देखिएगा, ज्वालामुखी लावा से, तो बिल्कुल नहीं। तीव्र अपक्षय निक्षालन से, बिल्कुल नहीं। हिमनद के अपरदन से, नहीं। तो केवल आप बताएंगे यहां पर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट थ्रू बाय द रिवर, यानी कि रिवर के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ही जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जलोढ़ मृदा की कौन सी विशेषता सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सोइल। तो जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? इसमें पोटाश चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ध्यान रखना इसमें पोटाश तो पाया जाएगा, चूना पत्थर भी पाया जाएगा। स्टेटमेंट एकदम सही है।
केवल पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, गलत हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय होती है, गलत हो जाएगा। लोहा एल्यूमिनियम सर्वाधिक होता है, गलत हो जाएगा। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा जरा, इसका निर्माण मुख्यतः बैसाल्टिक लावा से हुआ है। इट्स मेनली फॉर्म बाय बैसाल्टिक लावा, करेक्ट है बिल्कुल। या अत्यधिक रेतीली होती है, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है। या मुख्यतः हिमालय में पाई जाती है, ऐसा नहीं है, दक्कन के ट्रैप में पाई जाती है। इसलिए करेक्ट आंसर इट इज द मेनली फॉर्म फ्रॉम बैसाल्टिक लावा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में रेंगुर मृदा के नाम से कौन सी मृदा जानी जाती है? तो काली मृदा को रेंगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा कहा जाता है, यह आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसे कापती मृदा भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, लेटेराइट मृदा का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से हुआ है? लेटेराइट मृदा का निर्माण डिपोजिशन से नहीं हुआ है, ग्लेशियल इरोजन से नहीं हुआ है, फिर पवन निक्षेपण से भी नहीं हुआ है, केवल तीव्र निक्षालन से, इंटेंस लीचिंग से ही आपका हुआ है। पोषक तत्व जल के माध्यम से नीचे की ओर चले जाते हैं, उससे इसका निर्माण हुआ है, जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। फसल जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मृदा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है। दक्कन के पठार में जिसकी प्रधानता देखने को मिलती है, तो कपास कॉटन के लिए सबसे फेमस मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लेटेराइट मृदा में सामान्यतः किस पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है? लेटेराइट मृदा में आपसे पूछा जा रहा है पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो लोहा एल्यूमिनियम तो नहीं होगा, पोटाश चूना नहीं होगा, मैग्नीशियम की अधिकता, तो यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीट मृदा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यह प्रश्न रट लीजिएगा इसको। पीट मृदा की प्रमुख विशेषता हो जाएगी, इसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ में नमी भी अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर का है, इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है आपसे, भारत में पीट और दलदली मृदा मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो जो दलदली क्षेत्र होगा वहीं पर पाई जाएगी, जैसे कि केरल, सुंदरम और तटीय दलदली क्षेत्र, कच्छ का रण, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्वतीय अथवा वन मृदा मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो नाम से स्पष्ट है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, पूर्वी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, पर्वतीय मृदा का स्वरूप मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? पर्वतीय मृदा का स्वरूप मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो केवल वर्षा पर नहीं, केवल तापमान पर नहीं, केवल नदी निक्षेपण, ऊंचाई और जलवायु पर निर्भर करता है। लवणीय या क्षारीय मृदा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, लवणीय या क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा भी कहा जाता है, रेह भी कहा जाता है, कल्लर भी कहा जाता है, चापर भी कहा जाता है, कई सारे नाम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आखिरी क्वेश्चन था आपका, तो यहां पर 15 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और देख लेते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन और इसमें रखे मैंने। लवणीय मृदा एवं क्षारीय मृदा को बनाने का प्रमुख कारण क्या है? तो लवण का सतह पर संचयन एवं अपर्याप्त निकास, तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है? ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, अधिक रेतीली जैविक पदार्थों में करीब होती है, इस पर जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, तो हो ही नहीं सकता है, ह्यूमस अधिक होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग, यह सदैव अम्लीय होता है, ऐसा नहीं। भारत में मरुस्थलीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो थार डेजर्ट में मिलेगा आपको। कौन सा युग्म सही है बताइएगा, सही सुमेलित करना है। पर्वतीय मृदा केवल नदी निक्षेपण से निर्मित है, गलत है। ऊसर मृदा अत्यधिक अम्लीय है, बात सही है।
मरुस्थलीय मृदा ह्यूमस से समृद्ध है, गलत है। पीट मृदा जैविक पदार्थ से समृद्ध है। अब देखिएगा, जैविक पदार्थ से समृद्ध है पीट मृदा, एकदम सही है, क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है। लेकिन यह भी आपका कुछ मात्रा में सही, लेकिन अत्यधिक लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सामान्यतः कृषि के लिए सर्वाधिक सुधार की आवश्यकता रखती है? जलोढ़, काली, लवणी या लाल मृदा। मैंने इसका आपको बताया है जब मैं पढ़ा रहा था। तो इसका आंसर आप लोगों को किसमें करना है? कमेंट करना है। आंसर कमेंट करके बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत में वनस्पति। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।